Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022. तो ये हमारा पार्ट 3 लीगल करंट अफेयर्स का. इसके अंदर हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कवर कर लिया है एंड बाकी सारे मंथ्स भी हम कवर करेंगे बिकॉज ये सभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. चाहे वो क्लैट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे आपके 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है, चाहे 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड लीगल न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है एंड स्पेशली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. अगर आपको बाकी सारे पार्ट्स देखने हैं तो लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड आपको ये डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ये वाली जो सीरीज है कैसे हेल्प कर सकती हैं, ये मैं अपनी क्लास के अंदर ही टॉप पे जो पार्ट है उसके अंदर मेंशन किया होता है, तो वीडियो पॉज करके आप चेकआउट वो कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. बट प्लीज 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 गाइज डू कमेंट डाउन बिलो अगर आप चाहते हो कि बाकी सारे जो सेशंस हैं वो बहुत जल्दी से आ जाएं ताकि आप वो देख सको, बिकॉज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं मुझे पता है. तो आपको मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा. कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये सीरीज कितनी ज़्यादा पसंद है, वो मुझे मोटिवेट करेगा कि जल्दी से मैं ये सीरीज को ख़त्म करूं, मतलब फॉर द ईयर 2022. तो कमेंट डाउन बिलो यार, क्या हो गया तुम्हारी एनर्जी को, कमेंट ही नहीं करते हो, मतलब बहुत दुख हो रहा है मुझे. कमेंट करो यार, मतलब मोटिवेट करो मुझे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. या गाइस, वेलकम टू लॉगरी. आई होप यू सब्सक्राइब टू लॉगरीज यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. So ये वाली जो जजमेंट्स हैं आपको किस एग्जाम के लिए कैसे हेल्प करेंगी ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ. सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन तमिलनाडु वैनयार कोटा पताली माकल काची वर्सेस मायलापुरे रूमल. ठीक है ना, ये जजमेंट का नाम है, ये आप नोट कर सकते हैं. तो तमिलनाडु के अंदर वैनयार कोटा दिया गया था, रिजर्वेशन दी गई थी उनको, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो कितना कोटा दिया गया था? 10.5% इंटरनल रिजर्वेशन दी गई थी वैनाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी को. ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. कितने परसेंट और कौन सी कम्युनिटी को दी गई थी, कौन सी स्टेट ने दी थी? तमिलनाडु ने दी थी. तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पे ये इंटरनल रिजर्वेशन थी, मतलब मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज को ऑलरेडी रिजर्वेशन दी हुई थी एंड उसके अंदर मोस्ट बैकवर्ड के अंदर कहा गया कि 10.5% पर्टिकुलरली जो है वो वान्याकुला क्षत्रिय कम्युनिटी को दी जाएगी, और बाकी जो 115 कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए बाकी जो 20 में से बचेगा कोटा, मतलब 9.5% जो कोटा है वो 115 अदर कम्युनिटीज़ के लिए रह जाएगा. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दिस इज़ नॉट राइट. तो पढ़ लेते हैं. The Supreme Court confirmed that the grant of 10.5% internal reservation to Vernacular Kshatriya community violates the fundamental rights of equality and non-discrimination and equal opportunity of 115 other most backward communities and denotified communities in Tamil Nadu. तो वो कहते हैं कि ये गलत है, इक्वालिटी जो है वो नहीं रहती है इसके अंदर, इसका कोई बेसिस नहीं है. तो देयरफॉर ये स्ट्राइक डाउन हो गए, खत्म हो गई है रिजर्वेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये. ठीक है, तमिलनाडु जो गवर्नमेंट थी वो लेकर आई थी 10.5% इंटरनल रिजर्वेशन इस कम्युनिटी के लिए, वैनाकुला क्षत्रिय कम्युनिटी के लिए, जो कि मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं. ठीक है. डैम सेफ्टी एक्ट है मुला परियार डैम इशू. तो डैम सेफ्टी एक्ट आया है एंड मुला परियार डैम इशू जो कि केरला और तमिलनाडु का इशू है, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन. तो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 जो है वो चैलेंज हो गया था सुप्रीम कोर्ट ने. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा एक्ट है बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करता है. राइट. तो सबसे पहले बात करते हैं मुला परियार डैम की एंड फिर हम बात करेंगे कि वो जो एक्ट है वो कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. राइट. तो यहाँ पर जो मुला परियार डैम है वो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है केरला के. तो ये सिचुएटेड कहाँ पर है? केरला के अंदर सिचुएटेड है. 126 ईयर ओल्ड मुला परियार डैम है. ठीक है ना, इज ओन्ड ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु. देखो यहाँ पर अब चीज़ें समझनी पड़ेंगी. ये है कहाँ पर? केरला के अंदर है. सिचुएटेड कहाँ पर है? केरला के अंदर है. बट ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु. ठीक है ना, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु एंड ओन्ड बाय तमिलनाडु. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है. क्या डिफरेंसेस है? केरला कह रहा है कि आप जो ये डैम है ये बहुत पुराना हो गया, आप इसको बिल्कुल से नया बनाओ. ठीक है ना, न्यू डैम बनाओ वहाँ पर. एंड जो तमिलनाडु है वो कह रहा है कि हम इसको रेनोवेट करेंगे, रिफर्बिश करेंगे एंड इसको ही हम सेम डैम को ही रहने देंगे और इससे हम जो भी काम ले रहे हैं वो लेंगे. ठीक है ना.
तो अब प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे हैं कि केरला के अंदर लैंडस्लाइड्स आने लग गए हैं, दो इस एरिया में जहाँ पर डैम है वहाँ पे अभी तक लैंडस्लाइड्स नहीं आए हैं, बट फिर भी केरला चाहता है कि न्यू डैम बनना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे द केरला गवर्नमेंट प्रपोज दैट द एग्जिस्टिंग डैम बी decommissioned and a fresh one be built, the options of which are not completely acceptable to Tamil Nadu, which wants to complete the remaining strengthening work and restore the level. तो जो लेवल है डैम का, रिजर्वॉयर का, वो बढ़ाना चाहते हैं, और जो मेंटेनेंस का काम है वो खत्म कर कर इसी डैम के साथ वो काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब डैम सेफ्टी एक्ट क्या करेगा, देखिए डैम सेफ्टी एक्ट 2021 जो है, विच केम इनटू फोर्स इन 2021, डील्स विद द सब्जेक्ट्स ऑफ सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की, मतलब उस पर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए डैम की, ठीक है। ऑपरेशन जो है वो संभालेगा कोई, मेंटेनेंस होनी चाहिए डैम की, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि ये वाला जो एक्ट है ये बिल्कुल मुल्ला पेरियार डैम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट एक्ट है। देखेंगे क्यों। Broadly, the law which holds dam owners responsible for the construction, operation, maintenance and supervision of dams. तो जो ओन करता है वही रिस्पॉन्सिबल है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए और सुपरविजन के लिए। हैज डिजाइन टू सेट्स ऑफ बॉडीज, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये नोट कर लेंगे कि ये एक्ट क्या ले डाउन करता है कि ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डैम को मेंटेन करे, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, वो दो सेट्स ऑफ बॉडीज बनाई हैं उन्होंने, एक तो यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे। बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे द नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी NCDS, ये हम नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगी, नंबर वन ये बनाएगी डैम सेफ्टी पॉलिसीज, ठीक है। नंबर वन ये बनाएगी डैम सेफ्टी पॉलिसीज, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिकमेंड नेसेसरी रेगुलेशंस, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना इनका काम है। तो नंबर वन हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, ठीक है ना, और ये इंश्योर करेगी कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये फॉलो करे जाएं, ठीक है ना। while the NDSA would implement policies and address unresolved इश्यूज, तो इम्प्लीमेंट करेंगी इन पॉलिसीज को, या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट करेंगी पॉलिसीज को। एंड थर्ड, जो डिफरेंसेस हैं वो भी रिजॉल्व करेंगे, अनरिजॉल्व इश्यूज जो हैं स्टेट्स के बीच में वो भी ये जो है रिजॉल्व करेंगी, ठीक है ना। उसके बाद तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करेगी चीज़ों को, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके आपके पॉइंट्स बनेंगे, नंबर वन पॉलिसीज बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर डिफरेंसेस है स्टेट्स के बीच में तो उसको रिजॉल्व करेंगे। बेसिकली ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी स्टेट लेवल पर एक बॉडी, स्टेट लेवल पे जो बॉडी है उसका नाम क्या है, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, और एक होगी स्टेट कमिटीज ऑन डैम सेफ्टी, ठीक है ना। तो ये दो हैं जो होंगी वहां पर स्टेट लेवल पर, ठीक है ना। देयर इज वन मोर फंक्शन अटैच टू NDSA, तो जो NDSA है जो सेंट्रल लेवल की बॉडी है उसके साथ एक और फंक्शन है, वुड अज्यूम द रोल ऑफ स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ डैम लोकेटेड इन वन स्टेट एंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अनदर स्टेट। देखिए यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम वाला इशू आ गया कि देखिए ओन कोई और करता है बट लोकेटेड किसी और स्टेट में है, तो क्या होगा वहाँ पे स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वहाँ NDSA जो है वो स्टेट डैम सेफ्टी का ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्ले करेगी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ऐसी अपहोल्ड्स न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिसीविंग फॉरेन फंड्स, तो फॉरेन फंड्स जो NGOs और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है जो फॉरेन फंड्स रिसीव करेंगे उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी गवर्नमेंट ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही रिस्ट्रिक्शंस है। नॉयल हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, आप नोट कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड अमेंडमेंट्स, तो चेंजेस करी गई थी, कौन से लॉ को चेंजेस करे गए थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA का जो एक्ट है उसको चेंजेस करे गए थे, नोट कर लीजिए। तो उसके अंदर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा while holding that no one has a fundamental or absolute right to receive foreign contributions, मतलब ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव करनी है, तो मतलब कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि ये करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये नोट कर लेना है कि कौन सा एक्ट अमेंड हुआ। एंड प्लस इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो फॉरेन फंड्स हैं वो रिसीव करना फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है ना। द रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व अ बार ऑन यूजिंग ऑपरेशनल FCRA अकाउंट्स टू गेट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड मैंडेटरी प्रोडक्शन ऑफ आधार कार्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द FCRA। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। एक तो इन्होंने कहा है कि दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पर्टिकुलर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसी के थ्रू आप फॉरेन फंड रिसीव कर सकते हो, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने ये भी बोला है कि आपको आधार कार्ड जो है वो शो करना ज़रूरी है फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर FCRA। ये दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है और पॉइंटर्स आप नोट कर सकते हैं। मिटिगेटिंग इन्वेस्टिगेटर्स की बात करते हैं तो डेथ पेनल्टी की बात हुई इरफान एट भायू मेवाती वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। यहाँ पर एक लड़की का गैंग रेप किया था इस पर्टिकुलर पर्सन ने, ठीक है ना। तो बात हुई कि जो डेथ पेनल्टी है वो ट्रायल कोर्ट्स ग्रांट कर देते हैं और थोड़ी जल्दी में ग्रांट कर देते हैं,
ठीक है, बट इनके मिटिगेटिंग फैक्टर्स नहीं देखते। तो अब मिटिगेटिंग फैक्टर्स होते क्या है? मिटिगेटिंग फैक्टर्स मतलब बैकग्राउंड, जो बंदे ने ऑफेंस कमिट किया, द पर्सन हु कमिटेड द ऑफेंस, उसका कुछ रीजन तो होगा, उसका कोई बैकग्राउंड होगा, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसके साथ कुछ हुआ कि उसकी मेंटालिटी ऐसी बन गई कि उसने क्राइम कमिट किया। तो वो होते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर्स। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है हमें एक मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, ठीक है, फॉर असिस्टेंस टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ मैकेनिज्म बाय विच इंफॉर्मेशन क्रूशियल टू डिसाइड वेदर अ पर्सन शुड बी कंडेम्ड टू डेथ और नॉट कैन बी गैदर्ड। तो उनको कहते हैं कि एक प्रोसीजर, एक तरीका अपनाना चाहिए जिसके थ्रू कि हम जो अक्यूज्ड है, जो कन्विक्टेड है, बेसिकली कन्विक्टेड है तभी उसको डेथ पेनल्टी मिल रही है, नॉट अक्यूज्ड, तो कन्विक्टेड है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हम वो पूरी निकलवाएं और पता चले कि जो उसका माइंडसेट है वो ऐसा क्यों बना, राइट। तो इसके अंदर अब बात कैसे स्टार्ट हुई? वो कहते हैं कि नो एफर्ट इज मेड टू डिग डीपर इनटू कॉन्विक्ट्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, मल्टी जनरेशनल हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, एक्सपोजर टू ट्रॉमेटिक इवेंट्स एंड अदर फैमिलियल सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। द कोर्ट सेड अ मिटिगेटिंग एक्सपर्ट, अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल विद अनहिंडर्ड असेस टू कॉन्विक्ट्स पास। तो वो कहते हैं कि एक मिटिगेटिंग एक्सपर्ट अपॉइंट करना चाहिए जो चीज़ें ढूंढकर लेकर आए और कोर्ट को बताए। तो यही बात हुई स्टार्ट कि मध्य प्रदेश में गैंग रेप किया था एक लड़की का, ठीक है ना, और उसके अंदर फिर ये क्वेश्चन उठा कि उनका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था, मतलब जो कॉन्विक्ट है जिसने रेप किया, ठीक है, ऑफेंस कमिट किया, तो उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस निकले जो बहुत ही ट्रॉमेटिक थे, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व थे वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की सीपी श्रुति नाम की एक पर्सन है, वो इन्वॉल्व थी, ठीक है। और फिर मिटिगेटिंग इन्वेस्टिगेटर का उन्होंने काम किया अंडर प्रोजेक्ट 39A। तो ये आप नोट कर लीजिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो अब कहा जा रहा है कि बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ले डाउन किया कि जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जाएगी, ऐसे नहीं दी जाएगी। और उसके अंदर भी कहा था कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है ना, बिफोर इम्पोजिंग द डेथ सेंटेंस, बट ये एक्चुअल में करा नहीं जाता है। तो रिसेंटली इन रीफ्रेमिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस टू बी कंसिडर्ड व्हाइल इम्पोजिंग डेथ सेंटेंसेस, तो ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक मैकेनिज्म जो है वो सेट किया जाएगा ताकि मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो है वो निकाल सके, ठीक है ना। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस आर टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग ट्रायल इन केसेस इन्वॉल्विंग द इम्पोजिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, ठीक है ना। SC sets aside आशीष मिश्रा's bail in लखीमपुर वायलेंस। तो लखीमपुर वायलेंस वो है कि जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रही थी तो आपको याद ही होगा कि एक मिनिस्टर की कार के थ्रू एक इंसिडेंट हुआ था और उसके अंदर बहुत लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो यहाँ पर जो आशीष मिश्रा हैं वो मिनिस्टर के बेटे हैं और इनको बेल ग्रांट कर दी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत जल्दी कर दी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, नंबर 1। नंबर 2, तो यहाँ पे जो आशीष मिश्रा हैं उनके वकील ने, उन्होंने ये बोला, उन्होंने चैलेंज किया द अक्यूज मतलब अभी वो सस्पेक्ट हैं, उन्होंने क्या चैलेंज किया कि जो विक्टिम्स हैं had challenged that the rights of the farmers families to independently challenge this bail in the सुप्रीम कोर्ट की जो फार्मर्स की फैमिली है, मतलब जो विक्टिम्स हैं जिनकी बेबी डेथ हो गई या फिर जो इंजर्ड हो गए, जो उनकी फैमिलीज हैं, या वो अगर खुद भी चैलेंज कर रहे हैं उनकी बेल को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रांट करी है, तो वो नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, ठीक है ना, वो क्रिमिनल केसेस कौन फॉलो करता है? जो वो करता है वो स्टेट करती है, मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है क्रिमिनल केसेस करने को, बिकॉज लॉ कहता है जो क्रिमिनल होता है, जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो सारी सोसाइटी के लिए खतरा है, एंड देयरफॉर जो स्टेट है वो केस लड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि स्टेट कर तो रही है अपना काम, तो ये अक्यूज्ड के अगेंस्ट विक्टिम्स नहीं आ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने बेल कैंसिल करी और फिर उन्होंने कहा विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स आर नो लॉन्गर म्यूट स्पेक्टेटर्स। वो ऐसे नहीं है कि चुपचाप बैठकर सिर्फ देखते रहे कि हो क्या रहा है, वो भी बाहर बैठकर सिट आउटसाइड कोर्ट रूम्स व्हाइल द स्टेट टुक ओवर एंड वन और लॉस्ट देयर केसेस। वो पहले होता था कि स्टेट जो थी वो देखती थी सब चीज़ें और जो विक्टिम्स थे वो सिर्फ देखते रहते थे। वो कहते थे नहीं, अब इनकी राइट है, बोलने की राइट है इनको, ठीक है ना। द राइट ऑफ विक्टिम टू बी हर्ड इज अनदर फैसेट ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो कहते हैं ये भी एक तरह की एक ह्यूमन राइट, आप ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने इसके बारे में बात करी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो एक्ट है 2008 के अंदर जो अमेंड हुआ था, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं विक्टिम्स की जो राइट्स थी वो रिकॉग्नाइज करी गई थी। राइट, विक्टिम कौन? जिसके साथ गलत हुआ है। The Supreme Court said the center is bound to honor its commitment given to Portugal and release a gangster Abu Salem on completion of his 25-year sentence in 1993 मुंबई ब्लास्ट केस। तो बेसिकली यहाँ पे आपको स्टोरी सुननी पड़ेगी। वो स्टोरी क्या है देखिए, सबसे पहले हम नीचे जाते हैं। सेलेम वॉज एक्स्ट्राडाइटेड फ्रॉम
पोर्टुगल। एक्स्ट्राडाइटेड का मतलब क्या होता है कि उन्होंने ऑफेंस, इसने ऑफेंस कहाँ पे कमिट किया, इंडिया के अंदर ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, और काम भाग गया पोर्टुगल, ठीक है। अब पोर्टुगल से हम इसको वापस लेकर आए, इंडिया वाले वापस लेकर आए, तो इसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, ठीक है ना। ऑफेंस कहीं कमिट किया, भाग कहेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, पोर्टुगल के अंदर उन्होंने देखा होगा कोर्ट के अंदर कि भाई ह्यूमन राइट्स तो नहीं वायलेट हो रहे, और जब इन्होंने वापस दिया भी कि ठीक है इसने तुम्हारे यहाँ ऑफेंस कमिट किया, तुम ले जाओ इसको, उन्होंने बोला 25 ईयर्स से ज़्यादा आप इसको इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते और ना ही आप इसको डेथ सेंटेंस दे सकते हो, ठीक है ना। अब ये इन्वॉल्व कौन से केस में, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट। सबसे पहले तो इनका नाम नोट करना पड़ेगा, अबू सलेम, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपको याद रखना होगा, ये पोर्टुगल से लेकर आए हम, ठीक है। एश्योरेंस कब दी हमने, 2002 के अंदर दी। क्या बोला एश्योरेंस में कि डेथ पेनल्टी और 25 ईयर्स से ऊपर के इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे। कौन से केस में इन्वॉल्व है, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट। ये 5 जो पॉइंटर्स हैं ये आपको याद रखने हैं। Salem has approached the Supreme Court claiming India has violated the sovereign assurance by sentencing him to life imprisonment in the case। अब इसमें ट्रायल चला, सब कुछ हुआ, तो उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई। तो वो कहते हैं कि ये तो वायलेशन हो गई, क्योंकि मुझे तो 25 ईयर्स से ऊपर ये लोग जेल में रख ही नहीं सकते, जैसा कि पोर्टुगल से ये लोग मुझे प्रॉमिस कर लेकर आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको इनको फ्री करना पड़ेगा आफ्टर 25 ईयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी कि ये जो चीज़ है हमें ये 10 नवंबर 2030 को डिसाइड करनी होगी, बिकॉज 25 ईयर्स तब होंगे। बट सुप्रीम कोर्ट कहती कि नहीं, आपको अभी डिसाइड करनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जुडिशरी जो है वो केस को इंडिपेंडेंटली देखेगी, जो हमने प्रॉमिस किया है उससे जुडिशरी को कुछ लेना देना नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इनको फ्री करना पड़ेगा, आपको जो प्रेसिडेंट है उनको एडवाइस करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बाउंड है सेंट्रल गवर्नमेंट टू एडवाइस द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 कि आप इनको फ्री कर दें, ठीक है ना। तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एंड टू सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। तो जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, रिमिशन ग्रांट कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं। तो वो पढ़ लेते हैं क्या होता है। पार्डन का मतलब होता है इट एब्जॉर्ब्स द ऑफेंडर फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस एंड पनिशमेंट्स। सब कुछ खत्म हो गया, चलो जाओ, बाय बाय, ऐसा टाइप्स। रिमिशन के अंदर इट मीन्स रिडक्शन ऑफ पीरियड ऑफ सेंटेंस। 5 ईयर्स की सेंटेंस है, अब कहते हैं कि चलो 2 ईयर्स कर दिया उसको कहते हैं रिमिशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अनदर लाइटर। मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट थी, कहा चलो अब सिंपल सर्व कर दो तुम। डिस्पाइट का मतलब होता है अवॉर्डिंग अ लेसर पनिशमेंट ऑन सम स्पेशल ग्राउंड्स, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है वो कन्विक्ट है तो ऐसे में। रिप्रीव का मतलब होता है इट मीन्स अ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस पेंडिंग मर्सी पिटिशन, प्रेसिडेंट के पास ही पेंडिंग है, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग्स होते हैं जो इस सेक्शन में यूज करे गए हैं। तो आर्टिकल 72 के अंदर वो कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि इसको फ्री कर दिया जाए, ठीक है। एससी रिप्लेसेस चीफ ऑफ पैनल फॉर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, बेंच ब्रिंग्स इन न्यू एक्सपर्ट्स ऑन इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो बहुत ज़्यादा इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि स्टेप्स लिए जाएंगे, कि मिटिगेशन मेजर्स लिए जाएंगे कि कॉम्पनसेट कर सके एफॉरेस्टेशन का मतलब जो ट्रीज कट करे जा रहे हैं। तो इसके अंदर अब पहले जो थे उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी जो थे वो ये सब कुछ देख रहे थे, बट अब जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एज ए चेयरमैन ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी जो है उनको ये टास्क दिया गया है कि आप जो है ये सब चीज़ें देखें कि सब कुछ ठीक ठाक से हो यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एक चीज़ नोट करने वाली है, जीके का क्वेश्चन है नो डाउट। राजाजी नेशनल पार्क जो है वहाँ पर एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बन रहा है 12 किलोमीटर, जिसके अंदर मतलब ये नहीं है कि जंगल के बीच में से रोड जा रही है, एनिमल्स क्रॉस कर रहे हैं और कार्स जो इनको हिट कर रही हैं, नहीं, उनका जो कॉरिडोर है वो बिल्कुल अलग है, उनकी मूवमेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो ये जो है ये एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनेगा, दैट इंक्लूड्स 340 मीटर दाट काली टनल। तो ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके का क्वेश्चन है एसी हॉल्स एविक्शन ड्राइव इन जहांगीरपुरी, सेवरल कियोस्क शॉप्स डिमोलिश्ड इन एरियाज दैट सॉ कम्युनल क्लैश। तो जहांगीरपुरी जो एरिया था वहाँ पे कम्युनल क्लैशेस हुए एंड उसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया, इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ हो रखी है। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये कि गवर्नमेंट का लैंड है और यहाँ पे किसी ने घर बना लिया या एरिया रोक लिया तो उसको इंक्रोचमेंट कहते हैं, और हटाने के प्रोसेस को एविक्शन कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो इंक्रोच एरिया से वहाँ से एविक्शन करवाना स्टार्ट कर दिया एंड एविक्शन करवाते करवाते ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेटस को मतलब सब कुछ रुक जाओ, जैसा है वैसा रहने दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें करी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनिंग द इशू दैट पेवमेंट ड्वेलर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रेसपासर्स,
ट्रेसपासर्स का मतलब होता है कोई आपकी परमिशन के बिना आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आ गया है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेसपासर। ट्रेसपासर का मतलब होता है कोई आपकी परमिशन के बिना, कोई इन्विटेशन के बिना आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आकर एंटर कर गया, बैठ गया, तो इसको हम ट्रेसपासर बोल सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, जो लोग पेवमेंट पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको हम ट्रेसपासर्स नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट कहते। एंड हमें इनकी बात सुननी पड़ेगी, एविक्शन से पहले हमें इनके पास राइट है कि हम इनको सुने। ये किसमें कहा था, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में कहा गया था, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, agrees that pavement dwellers do occupy public spaces unauthorized, however this court maintained they should be given a chance to be heard। वो कहते हैं कि नो डाउट ये अनऑथोराइजली बैठे हैं, ठीक है, पब्लिक स्पेसेस पर इनको सुनने का हमें मतलब इनका दे हैव अ राइट टू बी हर्ड, ठीक है ना। तो ये इनकी राइट है और इनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इससे पहले कि फोर्स लगाया जाए टू एक्सपेल देम, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट रीजन दैट eviction using unreasonable force without giving them a chance to explain is unconstitutional, pavement dwellers too have a right to life and dignity। तो आपको ये जो केस है ये याद रखना है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट में पूछा जाता है लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में। SC सीक्स स्टेप्स फॉर चिल्ड्रन ऑन स्ट्रीट्स, तो जो बच्चे स्ट्रीट्स पर हैं, चाहे वो ऑफन है चाहे वो बेगर्स है, उनके लिए रिहैबिलिटेशन की कैसे उनको, अगर वो ऑफन है कोई है ही नहीं उनका, तो कैसे उनको कहाँ पर रखा जाए, कैसे रखा जाए, उसके लिए रूल्स फ्रेम करे गए हैं, पॉलिसीज फ्रेम करी गई हैं, ठीक है ना। तो वो किसने फ्रेम करी है, वो फ्रेम करी है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने। तो अभी बहुत सारी स्टेट्स और यूटीज हैं जिन्होंने अपने रूल्स नहीं फ्रेम करे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन 2.0 फ्रेम्ड बाय NCPCR है, आप वही फॉलो करें, ठीक है। तमिलनाडु और दिल्ली ऐसी स्टेट्स हैं जो रूल्स लेकर आई हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। और यहाँ पर एमिकस क्यूरे कौन है, एमिकस क्यूरे का मतलब क्या होता है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, बहुत ही फेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है जो एग्जाम में आती है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट है इसका मतलब। बेसिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, फ्रेंड ऑफ कोर्ट का मतलब जो कोर्ट्स जो हैं वो एडवोकेट्स को अपॉइंट करती हैं किसी केस के अंदर कि आप हमारी हेल्प कर दो इस केस के अंदर। मोस्टली वही एडवोकेट अपॉइंट करे जाते हैं जिनको उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है या फिर उस वाले फील्ड से रिलेटेड वो केसेस हैंडल करते हैं, राइट। द सुप्रीम कोर्ट विल टेक अप फॉर हियरिंग अ पेंडिंग प्ली चैलेंजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, बेसिकली दो NGOs जो हैं, कॉमन कॉज एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये चैलेंज करा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, दीज बॉन्ड्स आर इशूड इन मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 crore without any maximum limit. State Bank of India is authorized to issue and encash these bonds, which are valid for 15 days from the date of issuance। ये नोट कर लीजिए, द बॉन्ड्स आर ओनली रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके अकाउंट में ही वो जो बॉन्ड्स हैं वो रिडीम हो सकते हैं, ठीक है। द बॉन्ड्स आर अवेलेबल फॉर परचेज बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days ईच इन द मंथ्स ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय बॉन्ड्स ईदर सिंगली और जॉइंटली, कैसे भी आप ये बाय कर सकते हो, बट जो डोनर का नाम है वो मेंशन नहीं होता, वो सीक्रेट रहता है। डोनर्स हु कंट्रीब्यूट लेस देन ₹20,000 टू पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू परचेज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स नीड नॉट इवन प्रोवाइड फॉर देयर आइडेंटिटी। सो बेसिकली जो डोनर का नाम है इस क्राइटेरिया के अंदर लेस देन ₹20,000 है तो वो सीक्रेट रह जाता है, क्योंकि पैन कार्ड भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। बॉन्ड्स नीड नॉट प्रोवाइड देयर आइडेंटिटी details such as PAN, ठीक है। The central idea behind the electoral bond scheme was to bring about transparency in electoral funding। तो जो मतलब वो कह रहे थे कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी होगी, फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट जो NGOs हैं वो कह रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज इसमें नाम जो है वो सीक्रेट रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आंगनवाड़ी वर्कर्स वर इंटाइटल्ड टू ग्रेट्युटी, अ बेसिक सोशल सिक्योरिटी मेजर। तो ग्रेट्युटी जो है जब रिटायरमेंट होती है तब मिलती है, तो वो कहते हैं कि ये बेसिक सोशल सिक्योरिटी मेजर है, तो ये मिलेगा आंगनवाड़ी वर्कर्स को, ठीक है। मैनीबेन मगनबाई भारिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दहोद, ठीक है। तो जो LLM वाले बच्चे हैं सारी जजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रेच्युटी इज अ पार्ट ऑफ द सैलरी एन एम्प्लॉय रिसीव्स एंड कैन बी व्यूड एज अ बेनिफिट प्लान डिजाइन टू एड एन इंडिविजुअल इन हिज और हर रिटायरमेंट, ठीक है ना। तो रिटायरमेंट में ये हेल्प करती है, मतलब टुवर्ड्स दी एंड ऑफ रिटायरमेंट आपको ये दिया जाता है, तो आप अपनी जो ओल्ड एज है वो इसके सहारे निकाल सकते हो। ग्रेच्युटी इज पेड बाय एन एम्प्लॉय व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स अ जॉब आफ्टर सर्विंग द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। तो अगर मतलब जो जॉब्स चेंज कर रहे हैं तो मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years के लिए काम करा होना चाहिए तब मिलती है, नहीं तो अगर आपने अपनी पूरी लाइफ एक के साथ या मतलब टुवर्ड्स दी रिटायरमेंट ही मोस्टली ये मिलती है।
ठीक है, तो उन्होंने राइट रिकॉग्नाइज करी है आंगनवाड़ी वर्कर्स की. द कोर्ट अंडरस्कोर्ड दैट इट वाज टाइम फॉर द सेंटर एंड द स्टेट टू कलेक्टिवली कंसिडर बेटरिंग द सर्विस कंडीशंस फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स. तो वो कहते हैं ये हमारी हमारी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं, ठीक है ना, तो ये डिजर्व करती हैं ग्रेटिट्यूड. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. उसके बाद ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020. तो ड्राफ्ट रूल्स बनाए हैं री टू इशू सर्टेन गाइडलाइंस रिगार्डिंग इनएडिक्वेसीज एंड डेफिशिएंसीज इन क्रिमिनल ट्रायल्स वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स. तो इसके अंदर द सुप्रीम कोर्ट गेव हाई कोर्ट्स 2 months टू रिपेयर इनएडिक्वेसीज एंड इनएफिशिएंसीज इन द क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, टाइम दिया 2 months का हाई कोर्ट्स को कि आपके जो क्रिमिनल प्रोसीजर ट्रायल सिस्टम के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको ठीक करो, रिपेयर करो. ठीक है ना. अब इसके अंदर एमिकस क्यूरे कौन अपॉइंट करे गए थे, आर बसंत, सिद्धार्थ लूथरा एंड एडवोकेट्स के परमेश्वरम. ठीक है. A bench of Justice L. Nageshwar Rao was informed by the amicus curiae that while most of the high courts have responded positively to the draft rules of criminal practice 2020, तो ये नोट कर लीजिए, ये amicus curiae भी नोट कर लीजिए इस केस में कौन थे. ठीक है. इन्होंने a set of recommendations prepared by 3 lawyers to streamline criminal trial system. ठीक है ना. तो कुछ recommendations थी क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम को अच्छा ठीक करने के लिए. तो वो कहते हैं कि कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं किया, बाकी सब ने रिप्लाई किया. कौन सी स्टेट्स ने किया, मद्रास, गुजरात, बॉम्बे एंड राजस्थान. ये भी नोट कर लीजिए. द सुप्रीम कोर्ट हैड इन अगस्त 2020 गिवन स्टेट्स एंड देयर हाई कोर्ट 6 months टू इनकॉर्पोरेट द रिकमेंडेशंस इन देयर पुलिस मैनुअल्स एंड क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेसेस. द ड्राफ्ट रूल्स हैड गॉन इनटू द डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो ये सब कुछ प्रोवाइड किया है इन्होंने. आपको पता होना चाहिए किसने बनाए हैं और कौन कौन सी स्टेट्स ने इस पर नहीं अभी तक काम किया है. SC tells FTII to shift mindset, admit color-blinded candidate bench overturns High Court order that rejected students' plea. तो यहाँ पे एक स्टूडेंट था, वो कलर ब्लाइंड था, तो पुणे बेस्ड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अलाउ नहीं किया था बिकॉज द पर्सन वाज कलर ब्लाइंड. बट उन्होंने बोला टू अलाउ कलर ब्लाइंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अलाउ करो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स टू परस्यू फिल्म मेकिंग एंड एडिटिंग कोर्सेज, सेइंग आर्ट इज नॉट कन्फॉर्मिस्ट एंड अ लिबरल थॉट प्रोसेस शुड बी पुट इन परफॉर्मेंस बॉस. ठीक है ना. तो वो कहते हैं कि जो आर्ट है उस पर किसी की भी रोक नहीं हो सकती है. मदर नेचर लिविंग बीइंग, मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर करा है कि मदर नेचर जो है वो क्या है, एक लिविंग बीइंग है, मतलब उनकी राइट्स हैं. तो ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. ए पेरारूपम वर्सेस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, रिमेम्बरू डिपार्टमेंट नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. LLM वाले बच्चे फॉर श्योर ये जजमेंट पढ़ेंगे. ठीक है ना. होल्डिंग दैट इट इज़ द राइट टाइम टू कॉन्फर जुरिस्टिक स्टेटस टू मदर नेचर, मतलब जुरिस्टिक स्टेटस है, वो एक पर्सन है, उनकी भी राइट्स हैं, उनको सू कर सकते हैं. द मदर नेचर कैन सू समवन, अगर कोई उनको तंग कर रहा है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग सू कर सकता है वैसे. तो वो कहते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गिव हर अ जुरिस्टिक स्टेटस. शी इज़ अ लीगल एंटिटी. इंडिविजुअल जैसे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसकी लीगल राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस है, वैसे ही मदर नेचर की भी राइट्स हैं बेसिकली. ठीक है. मद्रास हाई कोर्ट इन्वोक्ड Perez Petri jurisdiction and declared Mother Nature as a living being having the status of a legal person with all corresponding rights, duties and liabilities of a living person. ठीक है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है. मद्रास हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी है. उसके बाद पेरेंट्स पेट्री का मतलब क्या होता है, इज अ लैटिन टर्म, पेरेंट ऑफ द कंट्री और होमलैंड. अंडर पेरेंट्स पेट्री अ स्टेट और कोर्ट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल ओवर इट्स सिटीजन. तो मतलब यहाँ पर स्टेट या फिर जो कोर्ट है उन्होंने एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले किया है, बिकॉज मदर नेचर को कौन बचाएगा. ठीक है, किसी को तो बचाना पड़ेगा ना. इतना बुरा हाल हो रखा है मदर नेचर का, इन्वायरमेंट को हम इतना ख़राब कर रहे हैं ह्यूमंस. तो यहाँ पर ये जो जूरिस्प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो मदर नेचर है इट इज़ अ लिविंग बीइंग, जुरिस्टिक स्टेटस ग्रांट किया है. ठीक है. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन पे हिट करना, एंड प्लीज़ 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 comment down below because your comments make my day. So that's it. Loggery signing off, and do check the description box for all other sessions. Okay, bye and take care.